Hello everyone, so we are going to revise locomotion and movement from NCERT. Movement living beings का significant feature है. Movement animals, plant, unicellular organisms सभी में देखी जाती है, लेकिन ऐसा movement जिससे कि place या location change हो जाता है, हम उसे locomotion कहते हैं. लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए हमें कोई डिफरेंट स्ट्रक्चर्स नहीं चाहिए होते, जैसे कि यहाँ पे आपको 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं. पहला है पैरामीशियम का, जिसमें कि सीलिया के मूवमेंट से फूड को साइटोफेरिंक्स में लिया जाता है और इसी से लोकोमोशन भी होती है. हाइड्रा में जो टेंटेकल्स होते हैं, इन्हीं के मूवमेंट से लोकोमोशन भी होता है और ये इसी से फूड को कैप्चर करते हैं. हम जो लिम्स हैं, उनका यूज बॉडी पोस्चर को चेंज करने में करते हैं और लोकोमोशन में भी करते हैं. इसीलिए यहाँ पे एनसीईआरटी की एक फेमस लाइन आती है कि ऑल लोकोमोशन आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन. यानी कि वही मूवमेंट जिससे कि प्लेस या लोकेशन चेंज हो रहा है, उसे ही हम क्या कहेंगे, लोकोमोशन कहेंगे. मेथड ऑफ लोकोमोशन वेरी कर सकता है हैबिटेट और डिमांड ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग. अब ये लोकोमोशन होता क्यों है? फूड, शेल्टर, मीट, सुटेबल ब्रीडिंग ग्राउंड जिन्हें खोज रहे होंगे, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस और अपने एनिमीज या प्रेडेटर से एस्केप करने के लिए. हमारी बॉडी के सेल्स द्वारा मेनली 3 तरह के मूवमेंट दिखाए जाते हैं: अमीबॉइड, सिलियरी एंड मस्कुलर मूवमेंट. अमीबॉइड मूवमेंट यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया हुआ है ल्यूकोसाइट एंड मैक्रोफाजेस का. इसके अलावा जिसके नाम पर ये मूवमेंट है, यानी कि अमीबा का, इसमें होता क्या है, स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म होता है जिससे कि स्यूडोपोडिया बन जाते हैं, जिससे कि अमीबॉइड मूवमेंट होती है. इसमें हेल्प कौन करता है? साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स. एग्जांपल दिया गया है माइक्रोफिलामेंट्स का. हमारे मोस्ट ऑफ इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन्स में सीलिएटेड एपिथेलियम पाई जाती है. अब ये सीलिएटेड एपिथेलियम में जो सीलिया होते हैं, उनके कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट से क्या होता है, यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल दिए गए हैं ट्रैकिया और फैलोपियन ट्यूब का. ट्रैकिया में जो पैथोजन आ जाते हैं या फिर जो डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, इनको बाहर निकालने में हेल्प करते हैं ये सीलिया, और फैलोपियन ट्यूब में ओवा के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. हमारे लिम्स, जॉस, टंग, इन सभी की मूवमेंट के लिए मस्कुलर मूवमेंट की रिक्वायरमेंट होती है. इसमें हेल्प करती है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल. लोकोमोशन परफॉर्म करने के लिए मस्कुलर, स्केलेटल और न्यूरल सिस्टम तीनों की परफेक्ट कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी चाहिए होती है. सीलिया और फ्लैजिला दोनों ही आउटग्रोथ होती हैं सेल मेम्ब्रेन की. यहाँ पे आपको फ्लैजिलर मूवमेंट के 3 एग्जांपल्स दिए गए हैं: स्विमिंग ऑफ स्पर्मेटोजोआ, वाटर करंट इन स्पॉन्जेस एंड लोकोमोशन ऑफ यूग्लिना. मसल का ओरिजिन मेसोडर्मल होता है और ये बॉडी का 40 to 50% वेट बनाती है. आप इसकी प्रॉपर्टी ट्रिपल ई सी से याद करेंगे: एक्साइटेबिलिटी, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी. मसल को हम बांट सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, अपीयरेंस एंड नेचर ऑफ रेगुलेशन ऑफ देयर एक्टिविटीज. यहाँ पे आपको लोकेशन के बेसिस पे दी गई है 3 टाइप्स की मसल्स: स्केलेटल मसल, विसेरल मसल एंड कार्डियक मसल. स्केलेटल मसल कहाँ पे होगी? क्लोजली एसोसिएटेड विद स्केलेटल कंपोनेंट्स ऑफ आवर बॉडी. ये दिखने में कैसी होती है? स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड और वॉलेंट्री होती है. विसरल मसल हमारे विसरल ऑर्गन की इनर वॉल्स में पाई जाती है. आपको यहाँ पे 2 एग्जांपल्स दिए गए हैं एलिमेंट्री कैनाल एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का. एलिमेंट्री कैनाल में ये ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड में हेल्प करती है और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में गैमेट के मूवमेंट में ये हेल्प करती है. ये इनवॉलेंट्री होती है और यहाँ पे कोई भी स्ट्राइशंस नहीं पाए जाते, यानी कि ये स्मूथ दिखती है, इसीलिए हम इसे स्मूथ मसल भी कहते हैं. कार्डियक मसल आर मसल ऑफ हार्ट. बहुत सारे कार्डियक मसल सेल्स ब्रांचिंग पैटर्न में अरेंज होकर कार्डियक मसल बनाते हैं. ये दिखने में स्ट्राइटेड होती है और इनवॉलेंट्री होती है. अब हम मसल का क्रॉस सेक्शन देखने वाले हैं. एक मसल में होते हैं कई सारे मसल बंडल या मसल फेसिकल. एक मसल बंडल में होते हैं कई सारे मसल फाइबर या मसल सेल और एक मसल फाइबर में होते हैं कई सारे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट. ये पूरी गोल गोल वाली मसल है. इसमें कई सारे गोल गोल बंडल्स पाए जा रहे हैं या इन्हें हम क्या कह रहे हैं? फेसिकल कह रहे हैं. अब हम इस फेसिकल को देखते हैं तो इसमें कई सारे गोल गोल चीजें पाई जा रही हैं. अब ये गोल गोल क्या है? ये है मसल फाइबर. अब एक मसल फाइबर के अंदर कई सारे मायोफाइब्रिल या मायोफिलामेंट पाए जा रहे हैं. मसल के अराउंड जो कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है, उसे हम कह रहे हैं एपिमाइसियम. जो मसल फेसिकल के अराउंड लाइनिंग है, उसे हम कहते हैं पेरीमाइसियम. और जो मसल फाइबर के अराउंड कनेक्टिव टिश्यू की लाइनिंग है, उसे हम कहते हैं एंडोमाइसियम. अब यहाँ पे हमें देखना है कि जो ये मसल बंडल या मसल फेसिकल है, इनके बीच में एक कनेक्टिव टिश्यू भरा होता है जिसे हम कहते हैं फेशिया. अब हम इसका डायग्राम एनसीईआरटी से भी देख लेते हैं. मान लेते हैं कि ये पूरी मसल थी. इसमें जो गोल गोल बंडल होंगे, इसे हम कहेंगे मसल बंडल या मसल फेसिकल. इसके अंदर भी हमें गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं. अब इसे हम क्या कहेंगे? मसल फाइबर या मसल सेल. अब हमने
इस मसल फाइबर या मसल सेल को निकाल के देखा तो इसकी जो मेम्ब्रेन थी इसे हम क्या कहेंगे, सार्कोलेमा। तो ये जो मसल फाइबर है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कहेंगे सार्कोलेमा, इसके साइटोप्लाज्म को कहेंगे सार्कोप्लाज्म, और जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है इसे हम कहेंगे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हमने इस मसल फाइबर को देखा, इसके अंदर देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पे पैरेलली अरेंज्ड स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं जिन्हें हम मायोफिलामेंट या मायोफाइब्रिल कहते हैं। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है लाइट डार्क, इस पे अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड प्रेजेंट है। इन लाइट बैंड को हम कहते हैं आई बैंड यानी कि आइसोट्रोपिक बैंड, जो कि एक्टिन का बना होता है मेनली, और जो डार्क बैंड है उसे हम कहते हैं एनाइसोट्रोपिक बैंड, जो कि मायोसिन का बना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये जेड लाइन और ये जेड लाइन। ये जेड लाइन बनी होती है इलास्टिक फाइबर की, और ये जेड लाइन के बीच के स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सार्कोमियर। अब इस सार्कोमियर में हम देखते हैं कि यहाँ पे थिन फिलामेंट भी है और थिक फिलामेंट भी है। जो जितने में ये पूरा थिक फिलामेंट हो उतने को हम कहेंगे ए बैंड। अब ये जो बचा हुआ चीज है जहाँ पे ए बैंड है ही नहीं, सिर्फ थिन फिलामेंट है, उसे हम कहते हैं आई बैंड। अब हमने ए बैंड में देखा कि ये एक्टिन भी आ रहा है और मायोसिन भी आ रहा है, लेकिन ए बैंड का वो भाग जिसमें कि सिर्फ मायोसिन आएगा उसे हम कहेंगे एच जोन, और जहाँ पे एक्टिन और मायोसिन ओवरलैप कर रहे हैं इसे हम कहेंगे ओ जोन, ओवरलैपिंग जोन। हम यहाँ पे भी देख लेते हैं जो आई बैंड है इसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन ही होगा, लेकिन जो ए बैंड है उसमें एक्टिन और मायोसिन दोनों होते हैं, लेकिन ए बैंड का वो भाग जिसमें सिर्फ मायोसिन है उसे हम क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं। इसके बीच से एक लाइन गुजरती है जिसे हम कहते हैं एम लाइन, जो कि थिन फाइब्रस मेम्ब्रेन होती है। जो सार्कोमियर होता है इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। मायोफिलामेंट टू टाइप्स के होते हैं, थिन फिलामेंट और थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट में एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोनिन आते हैं, और थिक फिलामेंट में आता है मायोसिन। ये होता है जी एक्टिन जिसे कहते हैं ग्लोबुलर एक्टिन। जब ये पॉलीमराइज होकर ये बनाता है एफ एक्टिन, उसके बाद में ये दो एफ एक्टिन मिलकर बनाते हैं एक्टिन। इस एक्टिन पर रेगुलर इंटरवल पर एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं ट्रोपोनिन, और ये फिलामेंट की तरह जो आ रहा है इसे हम कहते हैं ट्रोपोमायोसिन। कई सारे मीरोमायोसिन मिलकर बनाते हैं मायोसिन। इसमें होता है हैवी मीरोमायोसिन और लाइट मीरोमायोसिन। लाइट मीरोमायोसिन में आती है ये टेल, और हैवी मीरोमायोसिन में आता है हेड, और इस वाले को कहते हैं शॉर्ट आर्म। हेड और शॉर्ट आर्म मिलकर बनाते हैं क्रॉस आर्म। इस हेड पर एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है ऊपर साइड पर, और ये जो साइड में दिख रहा है इसे हम कहते हैं एटीपी बाइंडिंग साइट। इस हेड पर एटीपीएस एंजाइम भी पाया जाता है। जो हैवी मीरोमायोसिन होता है ये एक रेगुलर डिस्टेंस पर इस पॉलीमराइज्ड मीरोमायोसिन से एक एंगल बनाते हुए निकलते हैं। सीएनएस से सिग्नल आता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, जिससे कि मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है। एक मोटर न्यूरॉन कई सारे मसल फाइबर्स के साथ में कनेक्शन बनाता है, तो इस पूरी चीज को हम कहते हैं मोटर यूनिट। लेकिन इस मोटर न्यूरॉन और एक मसल फाइबर की सार्कोलेमा के बीच में जो कनेक्शन बनता है उसे हम कहते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मोटर एंड प्लेट। जैसे कि इस मोटर न्यूरॉन में एक सिग्नल आया है, यहाँ से कैल्शियम चैनल्स खुलेंगे, कैल्शियम अंदर जाएगा, जिससे कि ये साइनेप्टिक वेसिकल को कहेगा कि तुम अब जाओ इससे फ्यूज करो जाके। जब ये इससे फ्यूज हो जाएगी तो अपना न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज कर देगी। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन। सार्कोलेमा पर जो ये इसके रिसेप्टर होंगे इससे जाकर बाइंड हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। अब इसके बाद में मसल डीपोलराइज हो जाएगी। जब ये डीपोलराइज हो जाएगी इस सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयंस निकलने लगेंगे। ये कैल्शियम आयंस जाकर ट्रोपोनिन के एक सब यूनिट के साथ जुड़ जाएंगे जिसे हम कहते हैं टीपीसी। जब ये इससे जुड़ेंगे तो ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन दोनों एक्टिन की एक्टिव साइट से हट जाएंगे, जिससे कि इसकी एक्टिव साइट जो है वो एक्सपोज हो जाएगी। हम मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझ सकते हैं स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी से। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में जो थिन फिलामेंट होता है वो थिक फिलामेंट पे स्लाइड करता है। नीचे वाला है थिन फिलामेंट और नीचे वाला है थिक फिलामेंट। थिक फिलामेंट से ये क्रॉस ब्रिज निकला हुआ है, यहाँ पे आकर ये एटीपी बाइंड किया हुआ है। मायोसिन के हेड पे एटीपी की हाइड्रोलिसिस हो जाती है, जिससे कि एडीपी और फॉस्फेट बनता है। जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इससे एनर्जी निकलती है। अब इस एनर्जी का यूज करके ये मायोसिन का हेड एक्टिन की एक्सपोज्ड साइड पे जाकर जुड़ जाता है। अब इसे हम कहते हैं क्रॉस ब्रिज का फॉर्मेशन हो गया है। जो ये हेड है मायोसिन का ये स्लाइटली रोटेट करता है। जब ये रोटेट करता है तो थिन फिलामेंट इसके ऊपर स्लाइड करने लगता है। फिर इससे ये जो एडीपी और फॉस्फेट निकल जाते हैं। फिर उसके बाद में जब एटीपी से बाइंड करता है
तब ये क्रॉस ब्रिज फिर से टूट जाता है। अ न्यू एटीपी बाइंड्स एंड क्रॉस ब्रिज इज ब्रोकन। अब ये नॉर्मल स्टेट दिखाई गई है, रिलैक्स्ड स्टेट, जहाँ पे एच जोन इस तरीके से है, ये सभी अपनी अपनी जगह पर है। जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एच जोन की तरफ ये दोनों एक्टिन फिलामेंट्स आने लगते हैं, जिससे सार्कोमियर छोटी हो जाती है, ओवरलैप ज्यादा करने लगते हैं, तो ओजोन बढ़ जाता है। एच जोन और आई बैंड दोनों ही रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन ए बैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब मैक्सिमली कॉन्ट्रैक्टेड होती है मसल तो एच जोन जो होता है वो एकदम डिसअपियर ही हो जाता है। तो जो हमने देखा था कि एटीपी बाइंड करेगा, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद एनर्जी मिलेगी, एनर्जी से ये फिर से बाइंड कर जाएगा, बाइंड करने के बाद ये दोनों निकल जाएंगे और फिर से जब एटीपी आएगा तो फिर से ये ब्रिज टूट जाएगा। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये चलता ही रहता है जब तक कि ये कैल्शियम आयंस अपने सार्कोप्लाज्मिक सिस्टर्ने में लौट नहीं जाते। मसल की रिपीटेड एक्टिवेशन से ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है एनएरोबिक, जिससे कि लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है और इसी से फटीग होता है। रेड मसल फाइबर में मायोग्लोबिन ज्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होती है, इसीलिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा होती है और इसमें ये सारी चीजें कम होती है। इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। व्हाइट मसल फाइबर में एक ही चीज ज्यादा है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सिस्टम बोन्स और कार्टिलेज का बना होता है। बोन्स होती हैं 206। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक एक्सियल स्केलेटन होता है, जैसे कि बीच वाला भाग, ये होगा एक्सियल स्केलेटन। एपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे लिम्स और लिम्स इस एक्सियल स्केलेटन से जिससे जुड़े होते हैं वो आता है, जिसे हम कहते हैं गर्डल। तो एक्सियल स्केलेटन में होती है हमारे पास 80 बोन्स। अब स्कल में आता है क्रेनियल बोन्स, फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल, इसके अलावा हाइड बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26 बोन्स, रिब्स में 24, स्टर्नम में 1। क्रेनियल बोन्स होती हैं टोटल 8, इसमें से 2 पेयर्ड होती हैं, बाकी सारी अनपेयर्ड होती हैं। फ्रंटल अनपेयर्ड होगी, टेम्पोरल पेराइटल ये दोनों पेयर्ड होंगी, ऑक्सीपिटल स्फेनॉइड और इथमोइड। ऑक्सीपिटल में हमें याद रखना है कि इसमें एक एपर्चर पाया जाता है जिससे कि मेडुला पास करता है, इसे हम कहते हैं फोरामिन मैग्नम। इसमें 2 कॉन्डाइल होते हैं जिससे कि स्कल वर्टिब्रल कॉलम से आर्टिकुलेट करता है और इसीलिए हमारे स्कल को कहते हैं डाइकॉन्डाइलिक स्कल। स्फेनॉइड बोन, इसमें एक कैविटी पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सेला टर्सिका। फेशियल बोन होती है 14, इसमें से बस 2 अनपेयर्ड हैं, मैंडिबल और बूमर। इसके अलावा सारी पेयर्ड हैं। इसको हम याद ऐसे करेंगे, म्यूजिक वीडियो में लिप से नमाज पढ़ो। L for lacrimal, I for infranasal concave, P for palatine, N for nasal, M for maxillae, Z for zygomatic। ईयर ऑस्कल्स हमारे पास होते हैं 6, यानी कि एक कान में 3 और एक कान में 3। ये पाए जाते हैं मिडल ईयर में। मैलियस, इनकस और स्टेप्स। मैलिस होता है हैमर शेप्ड, इनकस होता है एनुअल शेप्ड और स्टेप्स होता है स्टिरअप शेप्ड। डायग्राम में ये फ्रंटल है, पेराइटल है, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल और यहाँ पे ऑक्सीपिटल बोन में दिखाया गया है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। वाली है इथमोइड और ये वाली है लैक्राइमल। ये वाली है नेजल बोन, जाइगोमेटिक, मैक्सिला, मैक्सिले होंगे 2, मैंडिबल होगा 1। अब यहाँ पे हाइड बोन को भी देख लेते हैं। ये यू शेप्ड होती है, ये किसी भी बोन से आर्टिकुलेट नहीं करती और ये बेस ऑफ बकल कैविटी बनाती है। हमारे वर्टिब्रल कॉलम में 26 वर्टिब्रे होते हैं, इसमें 7 सर्वाइकल, 12 थोरैसिक, 5 लंबर और 1 सैक्रम, जो कि 5 के फ्यूजन से बना हुआ है और कोकाइक्स 4 के फ्यूजन से बना हुआ है। इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, C7T12L5। इसमें 5 के फ्यूजन से बना है इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं और 4 के फ्यूजन से बना है इसीलिए इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं। हमें याद रखना है कि पहला सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है एटलस और दूसरा होता है एक्सिस। ऑलमोस्ट सभी मैमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स सर्वाइकल वर्टिब्रे साथ ही होते हैं। टोटल रिब्स होती है 24 और ये फ्लैट बोन्स होती हैं। रिब्स डॉर्सल साइड पे बाइसिफेलिक होती हैं, यानी कि इसमें 2 आर्टिकुलेटिंग सरफेस पाए जाते हैं जिससे कि ये थोरैसिक वर्टिब्रे से आर्टिकुलेट करती हैं। वेंट्रल साइड पर इसमें एक कार्टिलेज पाया जाता है जिसे हम कहते हैं हाइलिन कार्टिलेज और इससे ये वेंट्रल साइड पर स्टर्नम से जुड़ती हैं। ट्रू रिब्स होती हैं 1 से 7, ये डॉर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम से जुड़ी होती हैं और आगे से स्टर्नम से। इन्हें हम वर्टिब्रोस्टर्नल रिब्स भी कहते हैं। 8th, 9th और 10th पेयर रिब फॉल्स रिब होती है, ये पीछे से थोरैसिक वर्टिब्रे से जुड़ी होंगी और ये वेंट्रल साइड पर 7th रिब से जुड़ी होंगी एक कार्टिलेज की मदद से। इन्हें हम कहते हैं वर्टिब्रोकॉन्ड्रल रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स होती हैं 11th और 12th पेयर, ये आगे से कहीं से भी नहीं जुड़ी होती, बस फ्लोट करती रहती हैं और ये डॉर्सल साइड पर जुड़ी होती हैं थोरैसिक वर्टिब्रे से। इसे हम कहते हैं वर्टिब्रल रिब। थोरैसिक वर्टिब्रा, रिब्स और स्टर्नम
ये तीनों मिलकर बनाते हैं रिब केज। स्टर्नम को हम कहते हैं ब्रेस्ट बोन और ये फ्लैट होती है। इसके ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं प्रोस्टर्नम या मैन्यूब्रियम, बीच वाले पार्ट को हम कहते हैं मीजोस्टर्नम और इसमें से एक प्रोसेस निकला होता है, इसे हम कहते हैं जिपॉइड प्रोसेस। अपेंडिकुलर स्केलेटन में हमारे पास आते हैं लिम्ब्स और गर्डल। फोर लिम्ब में हमारे पास दो लिम्ब है, यानी कि एक लिम्ब में हमारे पास अगर होगी 30 बोन्स तो दोनों में मिलाकर हो जाएंगी 60। इसी तरीके से हाइंड लिम्ब में एक हाइंड लिम्ब में होंगी 30 बोन और दोनों को मिलाकर हो जाएंगी 60 बोन्स। गर्डल बोन्स हैं 6। ये हम देख रहे हैं फोर लिम्ब देखने को मिल रही है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, ये सारी सिंगल हैं। रिस्ट बोन होती है जिसे हम कार्पल कहते हैं, ये 8 हैं। मेटा कार्पल हमारे पास 5 है, इसे हम कहते हैं पाम बोन। फेलेंजेस हमारे पास हैं 14 और इसका फॉर्मूला ऐसे होता है 2 जो कि ये थंब में पाई जाएंगी, बाकी सारी फिंगर्स में 3 बोन्स होंगी। हाइंड लिम्ब में फीमर जो कि लॉन्गेस्ट बोन है हमारी बॉडी की, और इसमें एक एक्स्ट्रा चीज होती है पटेला, इसे हम नी कैप भी कहते हैं। टिबिया और फिबुला ये सारी सिंगल हैं। टार्सल होते हैं 7, उसमें कार्पल थे 8, इसमें टार्सल हैं 7। टार्सल को हम कहते हैं एंकल बोन। मेटा टार्सल मेटा कार्पल की तरह इसमें 5 हैं और फेलेंजेस 14 है। गर्डल में 6 बोन्स हैं, जो पेल्विक गर्डल में हमारे पास होती हैं 2 बोन्स जिसे हम कहते हैं कॉक्सल बोन्स, और पेक्टोरल गर्डल में हमारे पास टोटल होती हैं 4 बोन्स। कैपुला होते हैं 2 और क्लेविकल भी होते हैं 2। क्लेविकल को हम कहते हैं कॉलर बोन, इसमें 2 कर्वेचर होते हैं, ये लॉन्ग और स्लेंडर बोन होती है। स्कैपुला ट्रायंगुलर होती है, लार्ज होती है और ये फ्लैट बोन है। ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट होती है बिटवीन सेकेंड टू सेवेंथ रिब। इसमें एक एलिवेटेड रिज पाया जाता है जिसे हम कहते हैं स्पाइन। इसके आगे एक एक्सपेंडेड लार्ज प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं एक्रोमियन प्रोसेस। इसी से आकर आर्टिकुलेट करती है यहाँ पे क्लेविकल। इसके नीचे पाई जाती है एक कैविटी जिसे हम कहते हैं ग्लिनॉइड कैविटी। इसी में आकर ह्यूमेरस का हेड यहाँ पे आर्टिकुलेट करता है और शोल्डर जॉइंट बनाता है। कॉक्सल बोन बनी होती है इलियम, इस्चियम और प्यूबिस के फ्यूजन से। इसके फ्यूजन पॉइंट पे एक कैविटी बन जाती है जिसे हम कहते हैं एसिटाबुलम। एसिटाबुलम में फीमर का हेड आके आर्टिकुलेट करता है जो बनाता है हिप जॉइंट। ये दोनों कॉक्सल बोन आगे जाकर वेंट्रली मिलती हैं और बनाती हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस में होता है फाइब्रस कार्टिलेज। जॉइंट बोन और बोन के बीच में प्रेजेंट हो सकता है, बोन और कार्टिलेज के बीच में प्रेजेंट हो सकता है। जब मसल्स फोर्स जनरेट करती हैं तो जॉइंट के थ्रू मूवमेंट होता है और यहाँ पे जॉइंट वर्क करता है एक फल्क्रम की तरह। यहाँ पे 3 तरह के जॉइंट दिए गए हैं, फाइब्रस, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल। फाइब्रस जॉइंट जो होता है इसमें किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल दिया गया है सूचर्स। मान लेते हैं ये क्रेनियल बोन्स हैं, ये जुड़ी होती हैं एक दूसरे से डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की वजह से, और यही होता है सूचर। कार्टिलेजिनस जॉइंट प्रेजेंट होता है 2 बोन्स के बीच में, जहां पे ये दोनों बोन्स जुड़ी होती हैं एक कार्टिलेज की मदद से। ये लिमिटेड मूवमेंट प्रोवाइड करता है। एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। साइनोवियल जॉइंट में साइनोवियल कैविटी होती है जिसके बीच में भरा होता है साइनोवियल फ्लूइड। ये मूवमेंट को अलाउ करता है। यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये प्रेजेंट होता है ह्यूमेरस और पेक्टोरल गर्डल के बीच में, यानी कि ये शोल्डर जॉइंट है, और हिप जॉइंट भी इसी में आता है। हिंज जॉइंट में एग्जांपल दिया गया है नी जॉइंट का। पिवट जॉइंट में एटलस और एक्सिस के बीच में, जिससे कि नो का मूवमेंट होता है। ग्लाइडिंग जॉइंट प्रेजेंट होता है कार्पल्स के बीच में। सैडल जॉइंट प्रेजेंट होता है थंब के कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में। डिसऑर्डर्स में पहला है मायस्थेनिया ग्रेविस। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। इससे स्केलेटल मसल का फटीग होता है, वीकनिंग होती है और पैरालिसिस हो जाता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एग्जाम्पल है एक जेनेटिक डिसऑर्डर का। इससे प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होती है स्केलेटल मसल की। टिटैनी में कैल्शियम की मात्रा जो है बॉडी फ्लूइड में कम हो जाती है, जिससे कि रैपिड स्पैज्म या वाइल्ड कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल का। आर्थराइटिस है इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। गाउट में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होता है, लेकिन इसमें एक्यूमुलेशन हो जाता है यूरिक एसिड का जॉइंट्स में। ऑस्टियोपोरोसिस एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है। इससे बोन का मास कम हो जाता है जिससे फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसका कॉमन कॉज है एस्ट्रोजन का लेवल का कम हो जाना।